चुनावी राज्य राजस्थान में उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और राज्य की गहलोत सरकार चुनावी तैयारी में जोरों शोरों पर जुटी है। एक तरफ बीजेपी राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो वहीं यात्रा के जवाब में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा के पहले दिन गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। उपराष्ट्रपति बार बार हो रहे, इस महीने में 5 साल में आए होंगे और जनता ये जवाब देगी। इस प्रकार की हरकतें चल रही है राज्य के अंदर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे को राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने चुनावी दौरा करार दिया। उपराष्ट्रपति जी के जितने भी दौरे हो रहे हैं वो राजनीतिक दौरे हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति के दौरे पर राजस्थान में उठे सवालों का केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पलटवार किया है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में भी ये तो सिली कमेंट करते रहते हैं। बता दें कि हाल ही में राजस्थान दौरे पर आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस पर कई वार किए थे। उसके बाद कांग्रेस ने उनके दौरे का विरोध करना शुरू कर दिया। एमपी के लिए सरप्राइज देने के बाद बीजेपी का एक और मास्टर स्ट्रोक तैयार है। वो क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ने की मूड में नहीं है और चुनाव प्रबंधन में कोई कमी न रह जाए, इसलिए दिग्गज कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिलों और संभागों में डिप्लॉय किया जा रहा है। एमपी चुनाव के लिए बीजेपी आलाकमान ने यूपी के 12 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भोपाल, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सतना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को बालाघाट, मंत्री बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को रायसेन, दयाशंकर मिश्र दयालु को दतिया, कपिल देव अग्रवाल को दमोह, मंत्री अनिल राजभर को सिवनी, मंत्री जेपीएस राठौड़ को भोपाल संभाग और विधायक पंकज सिंह को विदिशा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी नेता और कार्यकर्ता एमपी में जिला प्रभारियों से चर्चा कर जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे और बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति को धार देंगे। मध्य प्रदेश में सरकार बनाए रखने के लिए संगठन पर बीजेपी ने खासा जोर दे रखा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामला सीएम बंगले का है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सीएम केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों में आ गई है। केजरीवाल के बंगले की जांच मामले को जहां एक और आम आदमी पार्टी बीजेपी की साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे कानून का उल्लंघन करार देते हुए केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ये सच सामने आएगा कि कानून का उल्लंघन करने का सरकारी अधिकारियों को निर्देश किसने दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस पूरे की मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जवाब मांगा है। आज वो अपने घर में रंगे रोगन में अगर अरबों रुपया लगे तो ये तो जांच का विषय है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उनके बंगले के रेनोवेशन में 50 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए, जिसकी जांच के लिए सीबीआई ने दिल्ली सरकार से फाइल मांगी है। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी से सीएम बंगले के रेनोवेशन से संबंधित सभी दस्तावेज जमा करने को कहा है। दस्तावेज जमा कराने के लिए पीडब्ल्यूडी को 3 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अगर आप पंजाब में रेलवे यात्रा करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का और रेलवे सेवाओं का स्टेटस चेक कर लें। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। क्योंकि पंजाब में किसान संगठनों ने आज से 3 दिनों तक रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर दी है। किसान संगठनों ने बाढ़ राहत पैकेज की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। उत्तर भारत के कई किसान संगठनों ने एक मंच पर आकर आज से पंजाब में करीब 1 दर्जन जगहों पर रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर दी है। राहत पैकेज के साथ साथ किसानों से जुड़े मुद्दे की मांग को लेकर पंजाब में आज से 3 दिनों तक जगह जगह किसान संगठन के सदस्य रेलवे ट्रैक पर धरना देंगे, जिसका असर पंजाब से गुजरने वाली ट्रेनों पर होने वाला है। हाल ही में पंजाब में आए बाढ़ से नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक पैकेज की मांग को लेकर बुधवार को फिरोजपुर में किसान संगठनों ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना दिया। यहाँ किसानों को समर्थन करने पहुंचे शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने राज्य की मान सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। मैं सरकार ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਏਕੜ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ 10 ਏਕੜ ਹੋਣ, 15 ਏਕੜ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में आग से हड़कंप मच गया। यहाँ पीजी में रहने वाली जो लड़कियां थी वो फंस गई थी।
मुखर्जी नगर की 3 मंजिला एक इमारत में बिजली के मीटर से शुरू हुई आग की लपटों ने पूरी बिल्डिंग को जलाकर राख कर दिया। भीषण आग की लपटों को देखकर बुधवार देर शाम को आसपास के लोग सहमे रहे, क्योंकि जिस इमारत में आग लगी वहां पीजी में लड़कियां रहती हैं। जिस वक्त बिल्डिंग में आग का तांडव दिखा उस वक्त पीजी के अंदर करीब 30 से 35 लड़कियां मौजूद थीं। ग्राउंड फ्लोर में सीढ़ियों के पास आग लगने से अंदर मौजूद लोग ऊपरी मंजिल पर फंसे रहे और छत से मदद की गुहार लगाते रहे। आग से अफरा तफरी के बीच बिजली काट दी गई, जिसके बाद गली में अंधेरा छा गया। संकीर्ण गलियों के चलते रेस्क्यू टीम को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन दमकल के जाबाजों ने सभी 35 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि इमारत में जो खिड़कियां लगी हुई हैं, जो लकड़ी की खिड़कियां थी, वो जल करके पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर कोयला हो गई हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो उस टाइम पे बहुत तेज आग थी। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन लोकल लोगों ने मुझे रोक लिया। आग असम के तिनसुकिया में भी लगी। वहां आग की ऊंची लपटों ने लोगों से उनके आशियाने छीन लिए। क्या हुआ वहां पर, इस रिपोर्ट में देखिए। हर तरफ शोर मचा है, चारों ओर आग ने तांडव मचा रखा है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो ज्वालामुखी फटने के बाद लावा पिघल रहा हो। ये तस्वीरें असम के तिनसुकिया की हैं, जहां भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और एक के बाद एक घर आग की लपटों के आगोश में समाता चला गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है पूरे इलाके में आग कितनी तेजी से फैल रही है और घर, मकान, दुकान सब कुछ आग की जद में धुआं कर जल रहे हैं। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया गया है। एक घर में अचानक लगी आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के लोगों को कुछ सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। आग की चपेट में आने से करीब 30 मकान पूरी तरीके से राख हो चुका है। आग लगने के कारण कई घरों से सिलेंडर ब्लास्ट की घटनाएं सामने आई हैं। आग में करीब 7 LPG सिलेंडर फटने से भारी नुकसान हुआ। आसपास के पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मेरठ में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके सामने आने के बाद यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे पहले इस सीसीटीवी वीडियो पर गौर कीजिए। 26 सितंबर की तारीख लिखी है और वक्त हो रहा है रात के करीब 8:45 बजे का। वीडियो में एक घर के दरवाजे के अंदर पुलिस की वर्दी में एक शख्स फोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते करते वर्दी पहना ये शख्स घर के पार्किंग की ओर बढ़ता और बाइक की डिक्की को खोलकर देखता और वापस बंद कर देता। वीडियो में कुछ सेकंड के बाद पुलिस की वर्दी में एक और शख्स की एंट्री होती है, जिसने अपने साथ एक युवक को पकड़ रखा है और उसे पार्किंग की ओर ले जाता है। जब घर के सदस्य इसका विरोध करते हैं तो पुलिस उसे अपने साथ थाने लेकर चली जाती है। दरअसल पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी दूसरे पक्ष की मदद कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने मेरठ आईजी को सीसीटीवी वीडियो सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रशासन अब इस पूरे ही मामले की जांच में जुटा हुआ है। इधर बेंगलुरु से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने लोगों को सिर पकड़ने को मजबूर कर दिया है। क्या है खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। अक्सर क्रिकेट के खेल में आपने लोगों को शतक मारते देखा होगा, लेकिन आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो ट्रैफिक के मैदान में शतक मारने से चूक गया। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये शख्स बैंगलोर का रहने वाला है, जिसके नाम 99 ट्रैफिक चालान है। ट्रैफिक पुलिस के लिए चुनौती बना ये शख्स अब पुलिस के शिकंजे में है। इस बाइक सवार के ऊपर ट्रैफिक नियम तोड़ने के जुर्म में 56,000 रुपए का जुर्माना है। सोशल मीडिया पर बाइक सवार के रॉन्ग टर्न स्कूटर चलाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसके पहले बाइक सवार पर स्कूटर गलत दिशा में चलाना, बिना हेलमेट वाहन चलाना, नो पार्किंग समेत अन्य ट्रैफिक नियम तोड़ने के चालान थे। अब जुर्माने की राशि से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बाइक सवार ने ट्रैफिक नियम ही नहीं तोड़े बल्कि नियमों की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की तीसरी आंख से बच नहीं पाया। तो देखिए, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के मार्केट में एक से बढ़कर एक नई कंपनियां बाजार में आ रही है, जिनमें से एक नया नाम है GH EV मोटर्स का। हाल
हाल ही में यूपी के ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया ऑटो एक्सपो में JH EV मोटर्स ने एक साथ 5 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स लॉन्च कर क्रांति ला दी है। लॉन्च के मौके पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद महेश शर्मा, जिन्होंने अपने हाथों से 2 व्हीलर्स को लॉन्च किया। JH EV मोटर्स ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के 5 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। वो हैं अल्फा R3, डेल्टा V6, अल्फा R5, डेल्टा R3, अल्फा K1। कंपनी का दावा है कि इन 5 वेरिएंट के बाजार की अपेक्षा कम दाम तो है ही, लेटेस्ट डिजाइन के साथ एक बार चार्ज होने पर ये 4 से 4.5 घंटे का सफर आसानी से तय कर सकते हैं। कंपनी का मानना है कि जिन लोगों को रोजमर्रा में 4 घंटे के करीब बाइक या स्कूटी का इस्तेमाल करना होता है, उनके लिए ये 2 व्हीलर बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। एक बड़ी और अच्छी खबर हमें मिल रही है। एशियाई खेलों से जुड़ी हुई गोल्ड मेडल मिला है भारत को, एक और मेडल और अब की बार गोल्ड मेडल। जी 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में भारत की टीम को गोल्ड मेडल मिला है एशियाई खेलों में। ये जबरदस्त कामयाबी भारतीय टीम की। 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सर्वजोत, शिवा और अर्जुन की टीम को गोल्ड मेडल मिला है। बड़ी खबर और ये बड़ी कामयाबी, सुनहरी कामयाबी। इससे पहले वुशु में भारत को सिल्वर मेडल मिला। सियासत के भी अजब रंग है, ये कब किस करवट पर बैठ जाए कहना मुश्किल है। दरअसल बिहार की राजनीति में अपना रुतबा रखने वाले मनोज झा के लिए जो कविता है वो सियासी भूचाल लेकर आ गई है। हालात ऐसे हैं कि अपनी ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ी है। मनोज झा ठाकुर के कुएं के फेर में ऐसे फंसे हैं कि अब उनकी जो सफाई है वो भी काम नहीं आ रही। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने 21 सितंबर को राज्यसभा में ठाकुर का कुआं कविता क्या पढ़ी, मुद्दा बन गया। बिहार की राजनीति में सियासी उबाल आ गया, बात जाति पर आ गई। क्यों, इस कविता को जरा फिर गौर से सुनिए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। वैसे ये कविता लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, लेकिन राज्यसभा में जैसे ही मनोज झा ने कविता को सुर दिया, हफ्ते भर के बाद ये मुद्दा बन गया। उनकी पार्टी आरजेडी और जेडीयू नेताओं की त्योरियां चढ़ गई। ब्राह्मण है तो आपने वो यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते। दया के पात्र हो आप, ठाकुर आग है, उसको आग मत लगने दो। अगर आग लग जाएगा कोई ऐसा दमकल नहीं बना कि उसको हम पानी से मिटा देगा। बीजेपी नेता नीरज बबलू तो मनोज झा पर इतना आग बबूला हो गए कि उन्होंने उन्हें खरी खोटी सुना दी। जो लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, अगर मेरे सामने इस तरह की बयानबाजी होती तो मैं पटक के मुंह तोड़ने का काम करता ऐसे लोगों का। विरोध सिर्फ आरजेडी तक सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी के ठाकुर विधायक भी नाराज हैं। मनोज झा जी ने जो कहा है प्रवृत्ति के खिलाफ कहा है, प्रवृत्तियों की ओर इशारा था। चेतन से चेतन आनंद किस गर्त में लोग थे, एक हवा के मुहताज थे, सांस लेने के मुहताज थे, बताने की जरूरत है। किसी को किसी के जात को आहत पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। अब ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ये मुद्दा इतना गरमाया क्यों और इसके पीछे की वजह क्या थी। 18 से 21 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र बुलाया गया था। इस दौरान राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर भाषण देते हुए एक कविता कोट की थी। इस दौरान उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना ठाकुर का कुआं पढ़ी थी। कविता पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि ये कविता वो किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि ठाकुर रूपी पुरुषों को अंदर के अहंकार के बारे में कह रहे हैं। लेकिन इस कविता ने सियासी रूप ले लिया। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं,
ऐसे में मनोज झा की कविता सियासी मुद्दा बन गई है। मनोज झा आरजेडी के वो नेता हैं जो संसद से लेकर सड़क तक अपनी पार्टी की बात पुरजोर तरीके से रखते हैं। मनोज झा बिहार की सत्ताधारी पार्टी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही वो राज्यसभा में पार्टी के सदस्य भी हैं। 2018 में आरजेडी ने राज्यसभा का सांसद उनको बनाया था। इसके बाद मेंबर के रूप में उन्होंने कई संसदीय समितियों में काम किया। उनकी पहचान एक राजनेता के साथ साथ शिक्षक और शिक्षाविद के रूप में भी होती है। सहरसा के रहने वाले मनोज झा ने पीएचडी कर रखी है और वो भाषणों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन जिस तरह से मनोज झा पर जाति को लेकर हमले हो रहे हैं, इसके बाद बिहार का जातीय समीकरण देखना भी जरूरी हो जाता है। बिहार में करीब 15% अगड़ी जातियां हैं, जबकि 52% ओबीसी और 16% दलित हैं। राज्य में 17% मुस्लिम भी हैं, जो सत्ता बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। सबसे खास फैक्टर पासवान निभाते हैं, जो राज्य में 6% हैं। सवाल ये है कि मनोज झा ने संसद में कविता के जरिए अपनी बात रखी थी, लेकिन उनकी ये कविता ही मुश्किल बन गई। अब आरजेडी में उनके खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे हैं। मेनका गांधी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो बीजेपी की सांसद हैं, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, पर्यावरण संरक्षण और जीवों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ने में आगे रहती हैं। लेकिन अब उनके आरोप ने सियासत में भूचाल ला दिया है। उनका यह आरोप एक ऐसी संस्था पर है जिसके देश और विदेश में बड़े मंदिर हैं। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। यूपी के सुल्तानपुर की बीजेपी सांसद मेनका गांधी का ये संगीन आरोप ऐसी संस्था पर है जो देश के साथ साथ विदेश में भी प्रचार प्रसार करती है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की, जिस पर मेनका गांधी ने गायों को कसाईयों को बेचने का आरोप लगाया। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। मेनका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे इस्कॉन पर एक और आरोप बढ़ा। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। मेनका गांधी का ये बयान 1 महीने पहले का बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस्कॉन पर कसाईयों को गाय बेचने का बेहद संगीन आरोप लगाया है, इस्कॉन के प्रवक्ता विजेंद्रानंद दास ने उनके आरोपों को निराधार बताया। अनंतपुर में जो गौशाला है, इस समय 240 ऐसी गाय हैं जो दूध नहीं देती हैं और उनकी स्वास्थ्य से दबाव से हो रहा है। कुछ 60 गौशाला हैं, कानपुर में है, वृंदावन में है, तिरुपति बाला, जो बहुत जगह पे है ना। आए देखें, लेकिन ऐसे आरोप लगाना वो गलत है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, इस पर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठा दिया है। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को उसको देखना चाहिए कि अगर उनकी ही सांसद उन्हीं के सरकार के नीचे, नाक के नीचे इतना बड़ा काम चल रहा है, और उन्होंने तो ये तक कहा कि अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है, तो मोदी जी क्यों कह रहे हैं सब चंगासी। हालांकि इस्कॉन के युधिष्ठिर गोविंदा दास ने दावा किया कि वो गायों की सेवा करते हैं। ISKCON for the last 50+ years has been a pioneer around the world in promoting cow protection. ISKCON has been taking care of them in many instances where the cows have been injured or abandoned or sick and left on the streets. We take them in and we care for them. ISKCON, जिसे हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, बड़े पैमाने पर समाज में आध्यात्मिक ज्ञान और श्री कृष्णा का प्रचार प्रसार करता है। ISKCON का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में अमेरिका में ISKCON की स्थापना की थी। दुनिया का पहला ISKCON मंदिर 13 जुलाई 1966 को न्यूयॉर्क में बना था। भारत में सबसे पहले ISKCON मंदिर की स्थापना 1975 में वृंदावन में की गई थी। देश विदेश में अब तक ISKCON के 400 से ज्यादा मंदिरों की स्थापना हो चुकी है। देश विदेश में लाखों लोग ISKCON संस्था के साथ जुड़े हैं। ISKCON संस्था पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के संदेश को पहुंचाने का काम करती है।
सबसे बड़ा सवाल है कि इस्कॉन के सदस्य करते क्या हैं? इसके लिए समझना जरूरी है कि इस्कॉन के सदस्य अपने घरों और मंदिरों में भक्ति योग का अभ्यास करते हैं। सेमिनार, फेस्टिवल, पब्लिक जप और साहित्य वितरण के जरिए कृष्ण चेतना को बढ़ावा देते हैं। स्कूल, कॉलेज, इको विलेज, फ्री फूड जैसा काम भी देखते हैं। इस्कॉन जगह जगह गौशालाएं भी चलाता है। इस्कॉन का मानना है कि गाय की रक्षा करना सबसे बड़ा काम है। इस्कॉन को लेकर कई विवाद भी जुड़े। इसी साल इस्कॉन ने अपने पुजारी अमोघ लीला दास पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा इस पर धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश करने का भी आरोप लगा था। और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने नया आरोप लगाकर इस्कॉन को फिर से चर्चा में ला दिया है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन के दौरान अलग अलग देशों की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया गया था। यहाँ सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से कल्चर कॉरिडोर का आयोजन किया गया था। संस्कृति मंत्रालय के सचिव ने बताया कि इसे लेकर किस तरह की तैयारियां की गई थी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। भारत की आधुनिकता का अद्भुत संगम। ये वही जगह है जिसने G20 की मेजबानी की। यहीं पर विदेश की महाशक्तियों ने मंथन किया। ये खूबसूरत जगह है प्रगति मैदान का भारत मंडपम। विदेशी मेहमानों के लिए बने इस कॉरिडोर को 7 दिनों के लिए खोला गया था, खासकर छात्रों के लिए। कल्चर कॉरिडोर में देशों के सांस्कृतिक चिन्ह, राजनीतिक निशानियां, देश की ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ी एग्जीबिशन लगाई गई थी। इस एग्जीबिशन में 2500 साल पहले पाणिनि की लिखी अष्टाध्यायी को दिखाया गया, तो कोरिया की तरफ से हट, जापान की तरफ से राष्ट्रीय पोशाक, बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान की मूर्ति, इंडोनेशिया की पोशाक, ब्राजील की तरफ से उनका पार्लियामेंट और रूस की ओर से एथनिक गाउन दिखाया गया। राष्ट्रीय धरोहर को लगाने के पीछे का मकसद एक दूसरे की राष्ट्रीय धरोहर को बेहतर तरीके से जानना और समझना था। हमारी एक ब्रॉड थीम रही है कल्चर यूनाइट्स ऑल, कि जो भी देशों के बीच में विभिन्न मतभेद होंगे, लेकिन जो संस्कृति और सांस्कृतिक विषय हैं उसमें सब एक मत हैं। यहाँ हज़ारों की संख्या में स्कूल के बच्चे आए हैं और आम नागरिक जो हैं विभिन्न कोनों से उन्होंने आके ये देखा है, तो ऑल इन ऑल इसको लोगों ने काफ़ी रुचि दिखाई है। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से डिजिटल म्यूजियम भी बनाया गया था, जहां अलग अलग देशों के 30 सेकंड के वीडियो चलाए गए, जिसमें देश की राजनीतिक झलक, सांस्कृतिक पहलू, प्राकृतिक सौंदर्य, खूबसूरती का समागम देखने को मिला। भारत की ओर से गंगा नदी की झलक, गंगा आरती, योग ऋषि मुनियों की तपस्या, हिमालयन रेंज और भारत के तमाम जंगल वीडियो में शामिल किए गए थे। जैसे जैसे कंट्रीज, दूसरे देश के डेलीगेट्स यहाँ पर आते थे, वैसे वैसे इसको चेंज किया जाता था। अब देखिए जिस तरीके से जो कंट्री का सिग्निफिकेंस था, उसके हिसाब से उस देश के तमाम चीज़ों को, नेशनल हैबिटेट, इंटेंजिबल जोन को लेकर के पूरा का पूरा तैयार किया गया। G20 के दौरान कॉरिडोर में कई क्षेत्र बनाए गए, जहाँ से देश और विदेश के देशों को समझने का मौका मिला। देश विदेश की संस्कृति के अलावा भाषाएं और कई ऐसी चीजें भी देखने को मिली जिससे अब तक लोग अनजान थे। हमारी तरफ से आया है ऋग्वेद। संस्कृत का मतलब संस्कृत यानी वेल मेड। मिस्टर ऋषि सुनक, वो और उनकी पत्नी, वो मैग्ना कार्टा के समय इसके सामने उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया और उनको बहुत रुचि थी ये जानने की कि ये कहाँ से लाए हम लोग। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वो तो 2 बार आए और एक जगह तो उन्होंने कहा कि देखिए दैट इज़ वेयर आई लिव। भारत मंडपम में कल्चर कॉरिडोर बनाने के लिए 6 महीने तक कड़ी मेहनत की गई थी। देशों को मेल भेजकर उनके देशों की धरोहर भेजने का अनुरोध किया गया था। इस कॉरिडोर में कई क्षेत्र बनाए गए हैं जहां पर डिजिटल बैठकर अपने देश को समझ और सुन सके।